पहली बात तो यह है कि हमारे माशरे में एक चीज़ आ गई है, मैंने कभी इस पे बात नहीं की, मैंने खुद इसको फेस किया है, फेस कर रहा हूं। मैंने कभी इस पर एतराज भी नहीं किया, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि एहतसाब तो होना चाहिए, एहतसाब हर शख्स का होना चाहिए, कोई इससे मुबर्रा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें एक शर्त है, एक शर्त जनाब स्पीकर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, वो शर्त यह है कि ये अक्रॉस द बोर्ड हो। लेकिन कल वजीर खारजा साहब ने एहतसाब ऑर्डिनेंस को हमारे हाथ में थमा दिया और कहा कि इनको तो इसके अलावा कोई लेन देना नहीं है, और फिर उन्होंने फरमाया कि FATF फैटिफ जो है जी, राजा परवेज अशरफ साहब। वजीर खारजा साहब ने फरमाया कि फैटिफ जो है वो पाकिस्तान का एक कौमी मसला बन चुका है, पाकिस्तान के मुफाद में है कि हम ग्रे लिस्ट में ना रहें और अल्लाह ना करे कि हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएं, और इसको कौमी फरीजा था और अपोजिशन ने इसे कोता नजरी करते हुए ज्यादा दिलचस्पी और पूरी दिलचस्पी जो है वो तो नैब ऑर्डिनेंस में ली और फैटिफ में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये था उनका सरमन, ये था उनका पैगाम, ये था उनका खुलासा उनकी तकरीर का, जो कि पाकिस्तान की आवाम तक वो पहुंचाना चाहते थे। वो यहां पर मौजूद नहीं है, मैं चाह रहा था कि वो मौजूद हों तो मैं उनके सामने ये गुजारिश करूं। जनाब स्पीकर, ये कितना, ख्वाजा साहब, जनाब स्पीकर जी आप बात कर लें, खाई साहब आप कर लें, खाई साहब। जी जी, राजा परवेज अशरफ साहब। जनाब स्पीकर, दुश्मनाम तुराजी, इल्जाम लगाना, बोतानबाजी, एक दूसरे का चेहरा खराब करना, ये तो एक तसलसल से आ रहा है और अभी हमारी पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है और शायद माशरे का भी हिस्सा हो गया है। किसी को जरा तामुल नहीं होता कि किसी की पगड़ी उछाल दे और किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा दे। मकसद सिर्फ ये होता है कि सियासी फायदा किस तरह हासिल हो, और ये एक वतीरा है और जो बदकिस्मती से बन चुका है। हम जो लोग अपने आप को लीडर्स कहलाते हैं, जिन्होंने माशरे की समत को ठीक रखना था, जिन्होंने एक रोल मॉडल बनना था, हम खुद उसका शिकार हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, हम तो बड़े सुकून से बैठते हैं जब कोई तकरीर करता है तो जी मुझे बड़ी है जी, तो मैं ये कह रहा था कि उनको जरूर टाइम दें, तो लेकिन मेरी बात भी जरा सुन लें। आपकी बात बिल्कुल, मैं तो आप बैलेंस सर बात आपको करूंगा। और उसमें तो वजीर खारजा साहब ने कहा कि ये एक ऐसा मसला है जो कौमी मुफाद का मसला है, जिससे पाकिस्तान का मुफाद वाबस्ता है, और हम उस मफाद से चश्म पोशी करते हुए अपनी जात पर आ गए हैं। हम नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे, हम पर्सनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। ये उनके अल्फाज थे। जनाब स्पीकर, क्या मैं पूछ सकता हूं वजीर खारजा साहब से कि ये फैटिफ का बिल जो है ये स्टैंडिंग कमेटी में कब आया? कब ये स्टैंडिंग कमेटी में आया था ये बिल? 6 महीने से जायद अरसा गुजर गया है जनाब स्पीकर साहब, और इस बिल पर बातचीत इस वजह से नहीं हुई स्टैंडिंग कमेटी में कि गवर्नमेंट ने हर दफा यह कहा कि हमारे मशीरे खजाना जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। जरा गौर फरमाइए, आज जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी इमरजेंसी है और बड़ा कोई नज़ा का वक्त आ गया है, तो जरा इनकी
सीरियसनेस देखें कि जो 6 महीने से इस पर कार्रवाई नहीं हुई स्टैंडिंग कमेटी में, सिर्फ इस वजह से कि हुकूमत के एक मशीर के पास वक्त नहीं। तो कितनी इंपॉर्टेंस दी है आपने इस बिल को? इसलिए कि वो मशीर जो थे उनका तो कोई लेना देना नहीं था भाई। उन्होंने तो ये सोचा है कि घोड़ा गिरा तो एक तमाशा, सवार भी गिर गया तो 2 तमाशे। आप फैटफ में रहें या ना रहें, वो तो नॉन इलेक्टेड आदमी जो है उसका क्या ताल्लुक। ये तो है आपकी संजीदगी का आलम। आज आप इतने जबरदस्त अल्फाज इस्तेमाल करके चीख चीख कर पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और सारा इल्जाम जो है वो हमें दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं नहीं किसी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देता, ना बेईमानी का। मैं किसी को करप्ट नहीं कहूंगा, यह काम अदालत का है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जनाब स्पीकर कि कहां मैं और कहां आबे कौसर में धुली ये खलकत, मेरा तो दम घुट रहा है इन पारसाओं में। जनाब स्पीकर, अगर ये वतीरा जारी रहता है तो शायद 2 साल तो गुजर गए एक डंडोरा पीटते में कि करप्शन करप्शन करप्शन, बाकी सब करप्ट और आप ईमानदार। चलें यार, ये मान भी लेते हैं, मैं तस्लीम कर लेता हूं कि आप बहुत ईमानदार लोग हैं, लेकिन खुदा की कसम पाकिस्तान के अवाम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ही नहीं जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत इसको मानने के लिए तैयार नहीं। किस कानून की आप बात करते हैं? इस कानून से मैं बहुत वाकिफ हूं। आपको याद होगा जनाब स्पीकर कि इस कानून की सबसे पहली जद जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पड़ी। 2002 की असेंबली में मैं मेंबर था, मेरे साथी यहां बैठे हैं, हमारे पास मेजॉरिटी थी, हम हुकूमत बनाने के अहल थे, लेकिन हमारे 9 बंदों को, 9 मेंबरान को इसी नैब ने डिफेक्शन करवाई, उनका नाम पीपल्स पार्टी पेट्रियट रखा गया और 1 वोट से जनाब जमाली साहब की हुकूमत बनी। इस नैब को मैं पहचानता हूं, इसका मुझे इल्म है, इसको हमने भुगता है, मेरी कायद बेनजीर भुट्टो ने भी भुगता है, आसिफ अली जरदारी ने भी भुगता है। अब आप नौजवान कायद को भी मुलव्वस कर रहे हैं, उसको भी भुगतने के लिए कह रहे हैं, भुगतेगा वो भी, मैं भी भुगत कर रहा है। और मैं आपको यह बताऊं कि जिसने भी बनाया मेरे भाई, ना आप बचेंगे ना हम बचे हैं ना ये बचे हैं, वारी वारी बात है, आज कल और परसों की बात है, बस इससे आगे बात नहीं जाएगी। ये कल मैं कहा करता था तो नून से खड़े होकर मेरे भाई यहां कहा करते थे कि सारे स्कैंडल पीपल्स पार्टी के हैं, नून लीग का तो एक स्कैंडल भी नहीं है। आज आ गए ना स्कैंडल, आप भी खुश हो लो, आप भी खुश हो लो, इतने स्कैंडल आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। आप इसको जारी रखना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रखें, लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि फैटफ अगर पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान के लिए जरूरी है, पाकिस्तान, कोई भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो मुहिब वतन है, लेकिन वजीर खारजा साहब सिर्फ मुहिब वतन डिवाइड के उस तरफ तो नहीं है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान बैठा है, जो आधे से ज्यादा पाकिस्तान है, ये मुहिब वतन नहीं है, ये सारे करप्ट हैं? और आप ईमानदारियों के सर्टिफिकेट बांटने वालों, आप ईमानदारियों के सर्टिफिकेट देने वालों, राजा साहब याद रखो जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल मैंने 1.5 घंटे तकरीर सुनी है सर, मैं किसी की जात पर कभी हमला नहीं करता,
मैं ब्लो दी बेल्ट भी हिट नहीं करूंगा, लेकिन खुदा के लिए हो क्या रहा है ये तो समझने की कोशिश करो भाई। अगर आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, आप मुझे यह बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या लिखा है। पढ़कर सुना दूं? मैं पढ़कर सुना दूं? आपस में बातचीत ना करें। ये बड़ा जरूरी है कि इन भाइयों ने ये फैसला नहीं पढ़ा। फैसला तो लंबा है बस। इनके बारे में तो उन्होंने ये लिखा है कि नाअहल और बोने लोगों को इंस्टॉल किया जाता है, उनको पैम्पर किया जाता है। जिनमें नाअहलियत, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है यार, जाकर झगड़ा करो, उसे एक्सपंज करवा के लाओ। आपस में लुकमेबाजी ना करें, बिल्कुल बिल्कुल लुकमेबाजी ना करें, ना पीछे से आप नारेबाजी करें, पूरा मौका दें बोलने का। मसला है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और इस फैसले में जाएं, जाके इस पे जाके रिव्यू करवाएं और ये रिमार्क्स जो ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के एक्सपंज करके लवाएं, लेकर आए। अगर आप एक्सपंज नहीं करवाते तो ये क़यामत तक आपका पीछा करेंगे और ये हकीकत पर मबनी है। उसी में वो नैब के बारे में लिखते हैं, नैब के बारे में वो लिखते हैं, वो भी पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है कि नैब जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और डिस्क्रिमिनेशन, एक तरफ हुकूमत के जो लोग हैं उनका एहतसाब नहीं होता, अपोजिशन का होता है। मेरा ख्याल यह है जनाब स्पीकर कि मैं अपने दोस्तों को कहूं कि बर्दाश्त करो ये, और ये करो, और ये होना चाहिए अपोजिशन का। हम तो शायद फकीर लोग हैं, फिर भी आपको माफ कर दें और आपका ना करें ये, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आप जिस रास्ते पर गामजन हैं, और आज आप खुशी खुशी से चीखते चलाते भी हैं, आवाजें भी कसते हैं, रिमार्क्स भी पास करते हैं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है, मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ रहा हूं कि आपकी बोलती बंद होने वाली है और बहुत जल्दी। जनाब स्पीकर, क्या इन मेरे फाजिल मेंबरान के इल्म में है कि जनरल हामिद साहब ने क्या लिखा? थैंक यू जनाब स्पीकर, आप तशरीफ लाए। मैं दोहराऊंगा नहीं जो बातें मैं कर चुका हूं, लेकिन मैंने आपकी तकरीर सुन ली है, उधर मैं बैठ के सुन रहा आपने था। सुन ली है। जी जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बातें सुनी, आपने उनसे इत्तेफाक किया और आप अंदर तशरीफ ले आए। नहीं हम तो सुनते आप सबके हैं, और इत्तेफाक मेरे पास अपनी जेब में पड़ा होता है, मेरे दिल में पड़ा होता है। जनाब स्पीकर, आप हमें तो जिस मिल से गुजारना चाहें गुजारें, बड़ी अच्छी बात है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमें भी अपनी अगर बेगुनाह है, हम तो अपनी बेगुनाही हमें साबित करनी है अदालत में, लेकिन ये एक वतीरा बन गया है कि हाउस में आकर भी हम प्लीज नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम का ख्याल रखें, क्योंकि आगे भी और हमने बिल भी पास करना है, तो मेहरबानी। 1.5 घंटा हमने मशक्कत काटी है, 1.5 घंटा हम पर जुल्म किया गया है, तो हमारा 5 मिनट तो बर्दाश्त कर लें भाई। जनाब स्पीकर जी, आप के पास अगर इख्तियार है और आप ये समझते हैं कि आप अपने इख्तियारात से लोगों को डरा के धमका कर अपने मर्जी के रिजल्ट हासिल कर सकते हैं तो करें। इसमें एक बात का ख्याल रखें कि कोई आपको यह नहीं कह रहा कि एहतसाब ना हो, लेकिन अगर अदालतों ने फैसला करना है तो फिर यहां हाउस में आप करप्ट और नॉन करप्ट की गर्दान छोड़नी पड़ेगी, फिर मीडिया पर भी छोड़नी पड़ेगी।
अगर आपने यहां अदालत लगानी है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम भी लेकर आ जाते हैं अपने आर्गूमेंट, अपने रिकॉर्ड, आप भी लेकर आ जाएं। हम आपके सामने अगर साबित कर दें या ना कर सकें तो यहां फैसला कर लें जनाब स्पीकर, आप मुल्क बन जाएं। लेकिन अगर ये फोरम नहीं है, ये अगर फोरम नहीं है तो यहां वो काम होना चाहिए जो इस ईवान का काम है, वो तो हो नहीं रहा। 2 साल हमारे कान पक गए कि आप फरिश्ते हैं, आप फरिश्ते हैं, हम लोग जो हैं सारे जो हैं वो इंसान भी आप नहीं समझते। तो भाई अब ये तो बताओ कि लोगों का क्या होगा, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का क्या होगा? वो आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है भी। कोई ऐसा कानून आप बता सकते हैं जो आपने बनाने के लिए लाए हो इस ईवान में? बगैर शोर शराबे के आपने क्या किया? एड्रेस द चेयर सर। बगैर आपने तजलील किए हुए क्या किया? नए नए लफ्ज आपने इजाद करने के बजाय क्या कहा? आज हमें तो नहीं, हमारे कान रोज सुनते हैं ये बातें। बाहर बैठे हुए लोग जब आपकी कार्रवाई सुनते हैं तो कानों को हाथ लगाते हैं। वो कहते हैं किन लोगों को हमने भेज दिया? कौन लोग हैं जो इस मुल्क के जो है वो इस दानिशगाह के मेंबरान हैं? जनाब स्पीकर, मैं जो बात कर रहा हूं इसको समझने की कोशिश करें। मैं सर असल में हमारे पास जो है ना 2-3 नहीं, वो ठीक है, लेकिन सुने हमारी बात, टाइम का ख्याल रखिए ताकि जनाब स्पीकर मैं इसको वाइंड अप करूंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो आपकी नाराबाजी है, आपके इल्जाम तलाशी है, आपकी ये जो गालियां हैं, ये 22 करोड़ लोगों को आटा दे रही हैं, चीनी सस्ती कर रही हैं, पेट्रोल दे रही हैं, या नौकरियां दे रही हैं, महंगाई कंट्रोल कर रही हैं। 1 करोड़ नौकरी देने वालों, हमें 2 करोड़ गालियां दे लो, लेकिन 10,000 नौकरियां तो दो। कहां है नौकरियां? कहां है महंगाई? अरे यार बात सुनो, ये बातें इस तरह न करो, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। मैं ये समझता हूं कि आपने इस पार्लिमान की इज्जत खाक में मिला दी। आपने सियासत का जनाजा निकाल दिया है। आपने जमहूरियत को बहुत बड़ा सवालिया निशान बना दिया है। आप लोगों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, आप लोगों के पास कोई पॉलिसी नहीं है, आप लोगों के पास कोई सोच नहीं है। अभी नहीं, वजीर खारजा साहब आ गए, मैंने इनकी बात का जवाब देना। नहीं वो प्लीज अभी हो गई जी, नहीं, बहुत अच्छा हुआ आ गया टाइम, आपका टाइम हो गया जी। प्लीज जनाब स्पीकर, राजा साहब देखिए एक मिनट, मैं इस पे राजा से मैं माजरत से मैं जनाब स्पीकर इस पे आता हूँ। कल 1.5 घंटा इन्होंने तकरीर की है, वो तो माशाल्लाह ख्वाजा साहब ने भी किया और भी लोग ने तकरीर करनी है, तो काइंडली वाइंड अप प्लीज। देखें, कल इनको भी पता था कि हम देखें जनाब स्पीकर, कल वजीर खारजा साहब ने 1.5 घंटा तकरीर की तो हमारा जवाब देना था ना। इन्होंने फौरन ये किया, आपकी सीट ने एडजर्न कर दी असेंबली, इसलिए कि हमारा जवाब ना आ सके और पाकिस्तान के अवाम को इनका बयान जो है वो गुमराह कर सके। थैंक यू सर। तो मैं नहीं जनाब, मैं तो बात अभी मैंने शुरू ही नहीं। आपकी अभी कितना टाइम हुआ है? कितना तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मुझे ये बताया जाए जी, कंक्लूड करूं ना प्लीज, आप वाइंड अप करें क्योंकि जनाब स्पीकर प्लीज मुझे इंटरप्ट ना करें। 22 मिनट आपके हो गए हैं जनाब स्पीकर। और क्या आप अब जब वजीर खारजा साहब खड़े होंगे जवाब देने के लिए तो आप इसी तरह उनको टोकेंगे? बिल्कुल टाइम नहीं, मुझे ये बता, मैं आपको बताऊं राजा साहब, कितनी मुझे आपने 20 दफा टोका है, उनको आप 10 दफा जरूर टोके। राजा साहब मेरे लिए आप बहुत मुख्तरम है, बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी हैं। मैं ऐसा कोई नहीं, मैं सिर्फ टाइम के हवाले से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, मुझे आपका बहुत एहतराम है, पर मैं ये कहना चाह रहा था कि हुकूमत का जो मनसब है उसके कुछ फराइज हैं। पाकिस्तान के अवाम को तमाशा दिखाने के अलावा उनको कुछ डिलीवर भी करना है। मुझे ये बताएं कि हमारे पर तो आप उसी वक्त पाबंदी लगा देते हैं कि हम बैरून मुल्क नहीं भाग सकते। ECL पे हूं, मैं फार्मर प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं ECL पे हूं, मेरा कोई शिकवा भी नहीं है, आई डोंट केयर, मैं जाने नहीं चाहता। लेकिन मुझे ये तो बताएं कि तरीन साहब कैसे मुल्क से बाहर चले गए, जबकि आपने कहा था कि वो स्कैंडल में है। वजीर खारजा साहब ने कहा था कि हम सख्त तरीन एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लिया आपने? जनाबे वाला गंदम स्कैंडल आता है, हम इस मुल्क में फूड सिक्योरिटी छोड़ कर गए जनाब स्पीकर।
हमने एक साल में इतनी गंदम उगाई, हमने अपने काश्तकार की हालत बदली, हमने उसके हालात बदले। इस मुल्क में फूड सिक्योरिटी थी, गंदम की कोई किल्लत नहीं थी, इंपोर्ट के बजाय हम एक्सपोर्ट करते थे। आज आपके पास कल फसल आई है, आज गंदम गायब हो गई है, और फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि 6 मिलियन टन गंदम हमने गोदाम में रखी थी, वो कहां गई? आप बताएं कहां गई है? वो हम बताएं कहां गई है? ये है आपकी गवर्नेंस, ये है आपकी गवर्नेंस। पेट्रोल, जनाबे स्पीकर, जब सारी दुनिया में पेट्रोल की कीमत 0 हो गई, पाकिस्तान के अवाम को फिर भी आप लूट रहे थे। चीनी जो थी वो आज जो है वो 95 रुपए भी नहीं मिल रही, पाकिस्तान के अवाम को आप लूट रहे हैं, गंदम में लूट रहे हैं, तेल में लूट रहे हैं। मैं आपके ये बात नहीं करूंगा, हमारे प्रोजेक्ट में ताखीर हो तो हम लैब में पेश होते हैं, बाबर अवान साहब बताएंगे, लेकिन बीआरटी में ताखीर हो तो वो तो मामूली बात है। वो तो आप सुप्रीम कोर्ट में से जाकर जो है स्टे ऑर्डर ले आते हैं। आप बड़े कमाल के ईमानदार लोग हैं, आपकी ईमानदारी को पूरी कौम सलाम पेश करेगी, और आपने जिस तरह ईमानदारी से पूरी पाकिस्तानी कौम का बट्ठा बैठा दिया, उनको माशी तौर पर तबाह और बर्बाद कर दिया है, यह भी एक अलग कहानी है जो मौरख लिखेगा। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में बहुत ही मुख्तसर करते हुए यह कहना चाहूंगा कि फैटिफ में अगर डिले हुई है, वजीर खारजा साहब से मैं ये पूछ रहा था कि 6 महीने से ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में, 6 महीने से जायद हो गया है वजीर खारजा साहब, और ये इसलिए स्टैंडिंग कमेटी से पास नहीं हुआ कि आपके मशीरे जो खजाना थे वो अवेलेबल नहीं थे। आप इतने सीरियस थे, आप वजीर खारजा थे, आपने शोर क्यों नहीं मचाया कि कल हम तकलीफ में चले जाएंगे? आपने क्यों नहीं उस वक्त तकरीर की, या आपने कैबिनेट में क्यों नहीं ये क्वेश्चन उठाया? आज उसका भी जो आपकी गलती है, जो आपकी तरफ से सुस्त रवि है, जो आपकी इनेबिलिटी है, जो आपकी तरफ से बैड गवर्नेंस है, उसका मुर्दे इल्जाम भी आप अपोजिशन को ठहरा रहे हैं। थैंक यू सर। ये तो ज्यादती है। थैंक यू जी। ये तो ज्यादती है वजीर खारजा साहब। और दूसरी बात यह है कि यहां जातियात पर नहीं आना चाहिए, किसी की जात पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पार्लियामान को हमने ज्यादती स्कोर बराबर करने में लगा दिया तो फिर आप ये काम नहीं कर सकेंगे। मुझे ये बताएं जनाब स्पीकर, आपको पता है कि हमारे सेनेट ने पास किए थे कुछ बिल, बहुत इंपॉर्टेंट बिल थे, कल वो आगे एजेंडे पर, प्राइवेट डे था, प्राइवेट मेंबरान का डे था, जनवरी से वो बिल चल रहे हैं। तो कल जिस वक्त वो बिल नजदीक आए, हम तैयारी करके आए, तो वजीर खजाना खारजा साहब ने 1.5 घंटा तकरीर करके उसको फिर खत्म कर दिया। ये किसका नुकसान हुआ? जनाब स्पीकर, आखिरी बात, मुझे ये बताएं कि कलभूषण का बिल आप लेकर आए, अच्छा है या बुरा, मैं उस बहस में नहीं जाता। वो बिल आप पास करते हैं 20 मई को, ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करते हैं, जून के महीना सारा ये सेशन है आपका, आप क्यों नहीं ले आए? आप क्यों उस पर सोते रहे? आप क्यों छुपाते रहे पाकिस्तान के अवाम से? वो भी हमारा कसूर है जनाब वजीर खारजा साहब। और उसके बाद आपने उसको काउंसलर की रसाई दी, वो माना ही नहीं, वो आपके ऑर्डिनेंस को भी नहीं मान रहा, आपकी इस कानून साजी को भी नहीं मान रहा। तो हम इस बहस में नहीं जाते। आप हुकूमत में हैं, आपकी मुश्किलात होंगी, आपकी दुश्वारियां होंगी, हर हुकूमत को होती हैं, और वो उस वक्त के लिहाज से उस पर अमल करती है या अपने जो बॉटल नेक्स हैं उनको ठीक करने की कोशिश करती है। थैंक यू जी। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं आखिरी बात ये करना चाहूंगा कि आप अगर इतनी बात कर रहे हैं कलभूषण के साथ, तो मेरे पाकिस्तान के माहीगीर उनके कब्जे में हैं, कभी एक लफ्ज उनके लिए भी कह दें। जनाब स्पीकर, मैं कराची के मेंबरान को भी कहता हूं जो हम पर तो बड़े हमले करते हैं, कभी इनको भी कह दिया करें अपनी हुकूमत को कि भाई उन बेचारे माहीगीरों को छुड़ा कर ले आओ, कलभूषण का तो बहुत तकलीफ है आप लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैडम आप बात करें जी, बस करें। अब्दुल करीम की लाश जो है वो माहीगीर था। जनाब स्पीकर, अब्दुल करीम माहीगीर की लाश जो है, यह सवाल वजीर खारजा साहब से कर रही है
क्या जवाब देंगे अब्दुल करीम की लाश को आप कि आपको कलभूषण की पड़ी हुई है, आपको उसकी आंखें निकली हुई लाश ये पूछ रही है वजीर खारजा साहब कि आप मेरे मुल्क के वजीर खारजा हैं या हिंदुस्तान के वजीर खारजा? थैंक यू जी। जी एक मिनट प्लीज शाह साहब, मैं एक मिनट जी प्लीज एक मिनट प्लीज वाइंड अप करें प्लीज राजा साहब, प्लीज वाइंड अप करें, फिर मैंने वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर, मैं वजीर खारजा से यह पता करना चाहता हूं कि नेपाल से हमारे रिटायर्ड कर्नल, फौज का कर्नल जो अगवा होकर हिंदुस्तान पहुंच गया, क्या आपने कभी उसकी भी बात की? आप सिर्फ कलभूषण कलभूषण कलभूषण, यार जो मर्जी करना है कलभूषण से कर लो, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान के अवाम के साथ मजाक बंद कर दो। आपकी हुकूमत फेल हो चुकी है। थैंक यू जी। आपकी कोई पॉलिसी भी नहीं है। शाह साहब, शाह कुरैशी साहब,